बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में कि समस्थानिक क्या होता है, समभारी क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, प्रतीक नाभिक या मैं कहूं दर्पण नाभिक क्या होते हैं और आइसोमर्स किसे कहते हैं। इन सभी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हमने जाना। बच्चों, अभी के जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर जो 2 था वो हमारा एक बेसिक पार्ट था, ठीक है ना। वो बेसिक चीजें हमें जानना बेहद जरूरी थी आगे की यूनिट को पढ़ने के लिए। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वो कौन सा है? नाभिक का साइज, कि नाभिक का आकार क्या होता है, नाभिक का आकार कैसे ज्ञात किया और नाभिक की त्रिज्या को हम कैसे ज्ञात कर पाते हैं। और इसके बेसिस पर बच्चों में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। और बच्चों, आज वाला जो वीडियो लेक्चर है इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा और वो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, उसको कमेंट कीजिएगा, अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज हम बात करते हैं सबसे पहले नाभिक के आकार के बारे में। वैसे बच्चों, मैंने आपको परमाणुीय भौतिकी के अंदर लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से, उसके बाद में हमने रदरफोर्ड ने एक बात और भी ज्ञात की थी। और वो बात क्या थी बच्चों? नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी। और वो दूरी हमारे पास में क्या निकल करके आती थी? वो दूरी हमारे पास में निकल कर आई थी नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी। और वो दूरी बच्चों क्या निकल कर आई थी? R0 बराबर हमारे पास में क्या निकल करके आई थी? 2kZe²/EK। बच्चों, यहां पर EK हमारे पास में क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। क्या थी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी थी। और हमारे पास में बच्चों K क्या है? कांस्टेंट है। Z क्या है? परमाणु क्रमांक है। E क्या है? हमारे पास में आवेश है बच्चों, ठीक है ना। इनके बारे में हमने बात किया था। तो यहाँ निकटतम पहुंच की दूरी आप देख रहे थे, देखा कि निकटतम पहुंच की दूरी थी वो हमारे पास में गतिज ऊर्जा के क्या होती थी? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आपको पता है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो निकटतम पहुंच की दूरी बच्चों क्या होगी? कम होगी। मतलब आपको मैंने उस लेक्चर के माध्यम से बताया था कि जब श्रवण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की गई तो उसमें देखा कि अल्फा कणों पर धनावेश था और नाभिक के अंदर भी धनावेश था। तो अल्फा कण क्या हो रहे थे? जो अल्फा कण नाभिक के पास से गुजर रहे थे बच्चों, जैसे हमारे पास में ये नाभिक था, और बच्चों नाभिक पर कैसा चार्ज होता है? बच्चों, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो अल्फा कण नाभिक के पास से गुजर रहे थे बच्चों, वो क्या हो रहे थे? अधिक प्रतिकर्षित हो रहे थे। और जो नाभिक से दूर गुजर रहे थे वो बच्चों आर पार गुजर रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बात बताई थी, जो नाभिक बिल्कुल 180 डिग्री के कोण से बिल्कुल सीधा गया था नाभिक के सेंटर में, वो एक निश्चित दूरी के बाद में पुनः वापस अपने मूल मार्ग से ही लौट गया था। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कण था बच्चों। अल्फा कण पर आपको मैंने बताया था, अल्फा कण पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। नाभिक पर भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे जैसे इसके पास जाएगा तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज और नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण ये दोनों बच्चों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो ये अल्फा कण एक निश्चित दूरी पर जाकर के वापस क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो निकटतम पहुंच की दूरी क्या होगी? कम होगी। मतलब अगर इस अल्फा कण की गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो ये अधिक अंदर तक जाएगा, तो ये निकटतम पहुंच की दूरी, इस नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी क्या होगी? कम होगी। अगर ये गतिज ऊर्जा कम है बच्चों, अगर
अगर ये कम है तो ये यहां तक जाकर के, यहां से जाकर के वापस लौट जाएगा, मतलब ये निकटतम पहुंच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रदरफोर्ड ने देखा था उस टाइम में कि अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा कभी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, कभी 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, और ये निकटतम पहुंच की दूरी कैलकुलेट की। तो उन्होंने देखा कि एक बार तो ये निकटतम पहुंच की दूरी 2 × 10⁻14 मीटर आती है। दूसरी बार देखा तो उसके पास में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी ली, तो कभी ये आई इनके पास में 14 मीटर। तो इन्होंने कुल मिलाकर के ये देखा, और भी बहुत सारे नाभिक लिए, जैसे उन्होंने एक सिल्वर का नाभिक लिया था, सिल्वर के नाभिक के लिए उनके पास निकटतम पहुंच की दूरी ये आई थी। तो वैसे बच्चों नाभिक का कोई फिक्स साइज नहीं होता है, फिर भी लगभग कुछ साइज जो माना गया था, लगभग अगर जो एग्जैक्ट तो बिल्कुल क्लियर रूप से तो इसकी कोई रेडियस नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक जो फॉर्मूला था उसकी सहायता से नाभिक की त्रिज्या दी गई। और बच्चों नाभिक को सामान्यतः अधिकांशतः गोलाकार माना जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि नाभिक गोलाकार नहीं होकर के कुछ परमाणु होते हैं जिनके नाभिक दीर्घवृत्ताकार भी होते हैं, दीर्घवर्तज भी होते हैं। लेकिन बच्चों अधिकांशतः नाभिक को कैसा माना गया है बच्चों, गोलाकार ही माना गया है, ठीक है ना। क्योंकि रदरफोर्ड के बताने के बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की भी बौछार करवाई गई थी, इलेक्ट्रॉन की भी बौछार करवाई गई थी, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और बच्चों ये अल्फा कण है, अगर हम इस अल्फा कण की गतिज ऊर्जा को बहुत ज्यादा दे दे, एक निश्चित रेंज से, एक निश्चित लिमिट से अगर हम ज्यादा कर दे गतिज ऊर्जा को, तो ये अल्फा कण सीधा नाभिक के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो उस एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको ये बात क्लियर की थी अच्छी तरीके से बच्चों। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो बच्चों लगभग अधिकांशतः सभी वैज्ञानिकों का एक ही मत निकला, और वो मत क्या निकला कि नाभिक जो होता है वो कैसा होता है, गोलाकार। कैसा होता है, गोलाकार होता है। और गोलाकार होता है तो बच्चों उसकी रेडियस क्या होती है, वैसे इसकी कोई बिल्कुल फिक्स रेडियस नहीं होती कि लगभग, लेकिन माना गया है ऐसा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करूं परमाणु के आकार के बारे में। तो बच्चों जो परमाणु का आकार का निर्धारण त्रिज्या से होता है। तो बच्चों जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, जिसको बच्चों क्या कहते हैं अपन, 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ये बात आप याद रखना। तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर कोटि की होती है, कोटि की होती है। जबकि बच्चों नाभिक की जो त्रिज्या है, बच्चों नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर, जिसे बच्चों क्या कहा जाता है, एक फेम्टोमीटर, या शॉर्टकट के अंदर एक फर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक फर्मी कहा जाता है। तो याद रखना, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर कोटि की होती है, कोटि की होती है। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि यदि देखो बच्चों अच्छी तरीके से समझना, यदि परमाणु का साइज 10⁻10 मीटर है, ठीक है, और जबकि हमारे पास में नाभिक का जो साइज है वो क्या है बच्चों, 10⁻15 मीटर है, तो मैं ये कह सकता हूं अर्थात क्या कह सकता हूं कि जो हमारे पास में परमाणु है, या परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या है बच्चों, वो नाभिक की त्रिज्या से, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ गुनी क्या है, ज्यादा है, या 10⁵ गुनी क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। अब आप कहोगे सर कैसे, कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ गुनी कैसे होती है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखो, हम बात करते हैं, हमारे पास में बच्चों क्या है, जैसे मैं दोनों का रेशियो लूं, अगर मैं बात करूं कि जो परमाणु की त्रिज्या है मेरे पास, परमाणु की त्रिज्या, और मेरे पास में नाभिक की त्रिज्या,
इन दोनों का अगर मैं रेशियो के बारे में बात करूं तो आपको पता है परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर कोटि की होती है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर कोटि की होती है। आपको पता है 10 की पावर 15 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की पावर प्लस के 15, 10 की पावर माइनस 10, तो बच्चों हमारे पास में क्या बच जाएगा 10 की पावर 5। मीटर से मीटर तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं कि जो मेरे पास जो परमाणु की त्रिज्या होगी, जो मेरे पास परमाणु की त्रिज्या होगी बच्चों, परमाणु की त्रिज्या होगी इक्वल बच्चों इसके नीचे 1 है। अगर मैं वज्र गुणा करूंगा तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 5 इंटू नाभिक की त्रिज्या। क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 5 इंटू नाभिक की त्रिज्या। तो देखो यहां से अपन अच्छी तरीके से देख सकते हैं जो परमाणु का जो आकार होता है या त्रिज्या होती है बच्चों, वो नाभिक की त्रिज्या का कितना गुना होती है 10 की पावर 5 गुना। मतलब वो सिंपल सी बात है, परमाणु बड़ा है उसके अंदर ही तो क्या है नाभिक है, तो परमाणु का आकार सिंपल सी बात है बड़ा होगा नाभिक के आकार से। ठीक है ना, ये बात क्लियर है यहां तक। चलो उसके बाद में मैं बात करता हूं बच्चों, और वो बात क्या करता हूं कि हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो क्या आता है बच्चों, सभी वैज्ञानिकों ने सर्वसहमति से एक बात कही, और वह क्या कही कि परमाणु को अधिकांशतः गोलाकार मानते हुए परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया, और वो सूत्र बच्चों क्या है, वही सूत्र हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है बच्चों, या नाभिक की जो त्रिज्या होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो परमाणु की त्रिज्या होती है, या फिर मैं कहूं नाभिक की जो त्रिज्या होती है, वो किससे ज्ञात की जाती है बच्चों। यहाँ पर अपन बेसिकली नाभिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं नाभिक के बारे में ही कहूंगा। ठीक है ना, क्योंकि परमाणु की त्रिज्याओं के बारे में तो हमने बोर मॉडल के अंदर बात कर ली थी। ठीक है ना, तो जो नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र निम्न है, सूत्र निम्न होता है। तो बच्चों ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बोर्ड एग्जाम में इस सूत्र से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध होता है। बच्चों ये सूत्र ही हमें बताता है कि जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है बच्चों R, वो R बराबर R0 1 की पावर 1/3 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम 2014 के अंदर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ये विशेष याद रखना बच्चों। जहां पर बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ पर एक तो हमारे पास में R0 आ रहा है, और एक हमारे पास में क्या आ रहा है बच्चों, A आ रहा है। क्या आ रहा है, A। बच्चों यहाँ पर R0 है ना, R0 वो एक कांस्टेंट है। क्या है, एक कांस्टेंट है, जिसका मान कितना होता है बच्चों 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। और बच्चों 10 की पावर माइनस 15 मीटर को देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक फर्मी लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1.2 फर्मी मीटर। ठीक है, जहां पर जबकि ए यहाँ पर हमारे पास में क्या है बच्चों, द्रव्यमान संख्या है। क्या है, द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है हमारे पास में। तो बच्चों इस सूत्र की सहायता से हमें क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और एक इस सूत्र से मैं एक बात और भी कह सकता हूं, और वो बात मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, यहाँ पर R0 क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं इस कांस्टेंट को मैं हटाता हूं तो ये R0 जो R होती है, जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है बच्चों, वो हमारे पास में द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। आजकल बोर्ड एग्जाम में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हम 12th पास करने के बाद में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम देंगे, जिनको हमें बहुत अच्छे नंबरों से फाइट करना है बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयार होना होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूं, अतः मैं सैद्धांतिक रूप से कह सकता हूं, अतः सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली रूप से, सैद्धांतिक रूप से नाभिक की त्रिज्या बच्चों, जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो हमारे पास में 1 की 1/3 घात के
मतलब द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यहां पर ही बच्चों ये चीज क्लियर हो गई होगी। और बच्चों यहां पर जो आर है ना, ये रेडियस है हमारे पास में बच्चों। इस रेडियस को ही हमने, इसको रेडियस को ही क्या कहा जाता है, प्रभावी त्रिज्या कहा जाता है नाभिक की। इसी को ही क्या माना गया है बच्चों, इफेक्टिव प्रभावी त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है ना, नाभिक की यही माना गया है मोस्टली ज्यादातर वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझिएगा, अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और एक बात निष्कर्ष निकाल दी कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है बच्चों, वो कितनी होती है, यहाँ पर 1 फर्मी कोटि की होती है। और जबकि जो हमारे पास में जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या बच्चों कितनी होती है, ये हमारे पास में एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। ये बात विशेष याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे पास में। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर होना चाहिए हमें कि नाभिक का आकार कितना होता है। तो यहां से हमारे केवल इस टॉपिक में अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमें 2 ही बात याद रखनी है कि परमाणु की त्रिज्या इतने, ये 10⁻10 मीटर कोटि की होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर कोटि की होती है। या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ गुना ज्यादा होती है। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों में क्या याद रखना है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये नाभिक की त्रिज्या बच्चों, ये नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या आर व द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ए में क्या प्रदर्शित करता है बच्चों, संबंध को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब बच्चों यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों। कैसे लिख सकता हूं, माना कि मेरे पास में कोई एक नाभिक है जिसकी रेडियस r1 है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, r0 a1, उसकी द्रव्यमान संख्या a1 होगी, तो वो a1 के 1/3 घात के समानुपाती होगी। दूसरा नाभिक है जिसकी रेडियस मेरे पास में r2 है, तो r2 है, तो बच्चों यहां पर उसका r2 का मान कितना होगा, r0 a2 1/3। बच्चों अगर उन दोनों नाभिकों की त्रिज्याओं का हमसे अनुपात पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, अनुपात पूछ लिया जाए, तो ये हम उसको बटा में ऐसे कर देंगे। तो आपको पता है r0 से r0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में बच्चों क्या निकल करके आ जाएगा, हमारे पास में ये निकल करके आ जाएगा कि r1/r2 इक्वल किसके होगा बच्चों, इक्वल किसके होगा, a1/a2। और इन दोनों के 1/3 घात है, तो क्यों नहीं मैं इन दोनों को एक साथ ही 1/3 घात लगा दूं। ठीक है ना बच्चों, यहां से भी हमारे पास में एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है ना, यहां से देखो हमको यहां से a1 और a2 दे करके द्रव्यमान संख्या, पहले नाभिक की द्रव्यमान संख्या, दूसरे नाभिक की द्रव्यमान संख्या दे करके उनकी रेडियस का अनुपात पूछ सकता है, या हमें रेडियस का अनुपात दे करके उनकी द्रव्यमान संख्या भी हमें पूछ सकता है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों आप सभी को। ठीक है, देखिएगा, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलो ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, अब हमें नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो इन फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्योंकि हमें अगर कोई हम किसी फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं तो हम उस पर एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वो फॉर्मूला हमारा और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कि इसका यूज हमें कैसे करना है और हमारे एग्जामिनर इसका यूज हमें किस प्रकार से करवा सकता है एग्जाम में, तो क्यों नहीं हम पहले से ही इसकी तैयारी कर लें। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, और वो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 2 नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, 2 नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है बच्चों, हमें माना कि दे रखा है 1:8। यदि हमको 2 नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया जाए, 1:8,
तो इनके नाभिकों की हमें क्या पूछा गया है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो इनकी नाभिकीय त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है हमारे पास में। देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले आप ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया गया है, हमें दिया गया है द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, मतलब A1 बटे A2 क्या दिया गया है, 1:8, मतलब 1/8। ठीक है, पूछा क्या गया है R1/R2, ये हमें पूछा गया है। आपको मैंने पहले ही बता दिया बच्चों कि हम जानते हैं, मैंने पहले ही फॉर्मूला बना दिया ताकि हमारे एग्जाम में आए तो हमें उस टाइम जनरेट नहीं करना पड़े फॉर्मूला, हमको ऑलरेडी पहले से पता हो। तो बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि R1 बटे R2 का जो अनुपात होता है वो बच्चों A1/A2 के 1/3 घात के क्या होता है, इक्वल होता है। और बस इस फॉर्मूले में हम क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास में बच्चों क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो R1/R2 हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर मान रखते हैं। A1 का मान बच्चों कितना है, 1, A2 का मान कितना है, 8, और इसका क्या कर दिया मैंने, 1/3 कर दिया। ठीक है ना, 1/3। ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करते हैं। आपको पता है एक की कितनी भी घात क्यों ना हो, अगर मैं एक का स्क्वायर करता हूं तो भी एक रहेगा, एक का क्यूब करूंगा तो भी एक रहेगा, एक का 1/3 घात करूंगा तो भी एक रहेगा। तो क्यों नहीं इस 8 का हमें 1/3 कर लिया जाए। तो बच्चों पहले एक बात बताओ, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। अरे 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। ये देखो सोल्व करने की प्रॉब्लम आपकी है, बस मैं तो आपको सोल्व करना बता रहा हूं। ठीक है ना, सब अपने अपने तरीके से करेंगे, बायोलॉजी वाले अलग तरीके से करेंगे, मैथमेटिक्स वाले अलग तरीके से करेंगे। ठीक है ना, सबका अलग अलग तरीका होता है करने का, जो जिसको जैसा पसंद हो वो उसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है ना। तो देखो बच्चों आपको पता है 8 होता है, 8 किसका घन होता है, 2 का घन होता है। देखो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। और ये किसके है भाई बच्चों, आपको पता है ये अच्छी तरीके से, इसको भी मैं और ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 1/3। तो आपको पता है 1/3 है, तो यहां से इस 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हो गया। तो बच्चों मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि R1/R2 का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1/2। कितना आएगा, 1/2। या फिर मैं कह सकता हूं कि 1:2 हमारे पास में आएगा। और ये जो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा है, यही देखते ही बता देंगे हम। 1 का 1/3 1 हो जाएगा। 8 को कैसे लिख सकते हैं, यहीं से हम आंसर निकाल लें कि 1 की 1/3 और 8 का 1/3 या 1 हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 1:2। ठीक है ना। तो आंसर तो वैसे बहुत सिंपल तरीके से आ गया, बस मैंने एक आपको ये अपना फॉर्मूले के बेसिस पे करना सिखाया है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरे में बात करूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन को मैं जस्ट अपोजिट कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, मैं जस्ट अपोजिट कर दूं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें क्या दे दिया जाए। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, कैसे दे सकता है कि 2 नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है बच्चों, त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:2। मतलब त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे दिया जाए हमको, 1:2 है, 1:2 है। तो बच्चों इनकी द्रव्यमान संख्या होगी, इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो बेहद सिंपल सी बात है बच्चों। क्या बात है, देखो इधर इस बार हमें क्या दिया गया है, इस बार हमें दिया गया है बच्चों R1/R2, ये हमें 1:2 दिया गया है। क्या पूछा गया है हमें, द्रव्यमान संख्या A1/A2, ये हमें पूछा गया है। तो बच्चों आपको पता है, क्या पता है, आप तो एक ही फॉर्मूला याद रखना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि R1/R2 किसके इक्वल होता है, A1/A2 की पावर 1/3। ठीक है, तो यहां से आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता है, बस आप तो इसके अंदर क्या रख दीजिए, मान रख दीजिए। तो जैसे ही आप मान रखोगे तो बच्चों क्या रखोगे, R1/R2 का मान रखो 1:2, 1/2 हो गया। यहां पर आपके पास क्या है, A1/A2, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले एक बात बताओ, आप 1/3 है, 1/3 है, क्यों नहीं मैं इसका दोनों तरफ क्या कर लूं, घन कर लूं। अगर मैं दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर बच्चों, घन करने पर, अगर मैं घन करता हूं बच्चों, तो इधर देखिएगा, जैसे मैं घन करता हूं तो बच्चों 1/2 का यहां मैंने घन कर दिया, और यहां मैंने A1/A2 यहां पर मैंने घन किया, तो ये 1/3 घात तो ऑलरेडी पहले से थी, ये 1/3, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसका घन कर दिया। तो देखो यहां से 3 से 3 तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, क्योंकि मेरे को इसी को हटाना था। अब देखो, क्योंकि मेरे को तो A1/A2 ज्ञात करना था, तो आपको पता लग गया कि जो हमारे पास में A1/A2 है वो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, और 2 का क्यूब बच्चों क्या आ जाएगा, 8। तो ये हमारे पास में बच्चों क्या आ गया, इसका अनुपात आ गया, क्या आ गया, अनुपात आ गया द्रव्यमान संख्या का। तो बच्चों यहां तक ये हमारे पास में 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाया है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे जो बुक के अंदर हमारे जो एग्जाम्पल है हमारे बुक के अंदर, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। ठीक है बच्चों, हमें ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि किस टाइम हमें किस फॉर्मूले का चुनाव करना है, किसका चयन करना है, किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, वो अप्लाई करना हमें बच्चों पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं हमारे एग्जाम्पल नंबर 15.1 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 15.1 क्या कहता है, एल्यूमिनियम 1327 नाभिक की, एल्यूमिनियम 1327 नाभिक की त्रिज्या। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम 1327 नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहली बात बच्चों, आपको ये नोट्स उतारने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे अपने पढ़ने के लिए यहां से मैटर उतार सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक व्यवस्थित रूप से हमारे अकॉर्डिंग सिलेबस के रूप से अगर आपको नोट्स चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जैसे ही 4-5 वीडियो होते हैं, फिर मैं आपको उसकी जितना मैंने पढ़ा दिया उसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा बच्चों, क्योंकि मैं हर साल अपने जो नोट्स होते हैं उनको अपडेट करता रहता हूं, उनमें क्वेश्चन वगैरह ऐड करता रहता हूं। ठीक है ना, तो पहले से तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर या आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहां पर लिंक वगैरह अवेलेबल करा दूंगा। बाकी वैसे भी मैं चैप्टर के लास्ट में उस पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देता हूं। तो फिर भी बिल्कुल मत घबराइए आप नोट से। इस चैप्टर के जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है, वो तो मैं आपको साथ करवाते हुए चलूंगा, और जो पीछे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपको देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम 1327 नाभिक दे रखा है। आपको पहले एक बात बताओ बच्चों, यहां से क्या पता लग रहा है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए Z दे रखा है और इसका आपको A भी दे रखा है। तो एक बात बताओ, एल्यूमिनियम की A द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है, आपको 27 दे रखी है। पूछा क्या गया, एल्यूमिनियम के लिए त्रिज्या पूछी गई है।
एल्यूमिनियम की बच्चों आपसे क्या पूछी गई है, त्रिज्या पूछी गई है एल्यूमिनियम नाभिक की, ठीक है ना, ये भी याद रखना, एल्यूमिनियम नाभिक की क्या पूछी गई है आपसे, त्रिज्या पूछी गई है। अब बच्चों आपको त्रिज्या पूछी गई है तो यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, आप अच्छी तरीके से जानते हो, हम फॉर्मूला पढ़ के आ चुके, क्या कि हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है नाभिक की वो r बराबर r0 1/3 होती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। यहां पर r0 कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है 1.2 फर्मी मीटर होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर है, या फिर मैं कह सकता हूं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो देखो बच्चों यहां पर बस एक ही वैल्यू रख देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो r0 का मान कितना होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और बच्चों ए एल्यूमिनियम के लिए ए का मान कितना है 27 की पावर 1/3। तो बच्चों वही बात आ गई, मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूं, 27 किसका घन है बच्चों, किसका है 3 का, ये 3 का घन है, तो ये 27 कैसे लिख सकता हूं 3 की पावर 3, और ये 1/3 तो रहेगा, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 3 की पावर 1 है तो 3 ही रहेगा। और बच्चों इस 3 को इस 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 3.6 फर्मी मीटर। बच्चों ये दोनों ही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे, आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई होगी, आपके कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि हमें कोई तो डाउट है, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 15.1 हो गया। उसके बाद में हमारे बुक में एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करता हूं। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा स्पेसिकल नाभिक के आकार के बारे में था बच्चों, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। आप एक बात विशेष याद रखना कि जो नाभिक का जो आकार है उसको मापने के लिए कौन सा मात्रक प्रयोग करते हैं बच्चों, फेम्टोमीटर। और इस फेम्टोमीटर को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। और बच्चों याद रखना एक फर्मी मीटर में बच्चों कितने मीटर होते हैं, तो याद रखना 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। ये बात आप विशेष याद रखना, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन है वो हमारे नोट्स के अंदर आपको ऐड मिलेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने मित्रों के पास में बच्चों क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15.2 की। 15.2 एग्जाम्पल नंबर हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि एल्यूमिनियम 1327 के दो नाभिकों के मध्य इनके विद्युत प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो जब ये एक दूसरे को सतह पर क्या कर रहे हो बच्चों, स्पर्श कर रहे हो। मतलब हमें ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसके सॉल्यूशन में हमें क्या दिया गया है। देखो बच्चों हमें ये एल्यूमिनियम 1327 के दो नाभिक दिए गए हैं, एल्यूमिनियम 1327, एक तो ये नाभिक है और दूसरा बच्चों ये नाभिक है हमारे पास में, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। माना इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ठीक है। दो एल्यूमिनियम 1327 नाभिक है, ये भी इसकी रेडियस हो गई, ये भी इसकी रेडियस हो गई। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हो गई ना बच्चों, जो दूरी हो गई हमारे पास में, माना जो इन दोनों के बीच की दूरी है ना वो d, वो हमारे पास में क्या हो गई बच्चों 2r, क्योंकि ये एक दोनों सतह पर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। आपको पता है कि ये भी एल्यूमिनियम 1327 नाभिक है और ये भी एल्यूमिनियम 1327 नाभिक है। आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास में एग्जाम्पल 15.1, उसमें बच्चों हमने ये r कैलकुलेट की थी और r हमने इस प्रकार से कैलकुलेट की, r बराबर r0 1/3। यहां पर r0 का मान क्या था 1.3 फर्मी। यहां पर एल्यूमिनियम है, उसके लिए a का मान कितना होता है बच्चों 27 होता है, 27 की घात 1/3 कर दी। तो आपको पता है मैंने इस तरीके से लिखा था वहां पर, आपको याद हो तो यहां पर मैंने 27 कैसे लिखा था 3 की पावर 3,
ऐसे मैं लिख सकता हूं, और इंटू 1/3। तो यहां कैंसिल हो गया। इस 3 को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 × 36 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो यहां पर आर का मान ये हो गया। तो बच्चों इस आर का मान भी हमारे पास में क्या होगा, यही होगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो बच्चों यहां पर हमारे पास में इस डी का मान होगा, वो इस डी का मान बच्चों हमारे पास में क्या होगा, वो डी का मान ये होगा 2 इंटू आर का मान कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15। तो बच्चों हमारे पास में क्या निकल करके आएगा, हमारे पास ये मान निकल के आएगा 36 दूनी 72 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो ये हमारे पास में बच्चों किसका मान आ गया, डी। इन दोनों के बीच की दूरी का मान आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, इन दोनों के बीच की दूरी का मान आ गया। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। हमको क्या ज्ञात करनी है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखो आपको पता है दोनों नाभिक है, और नाभिक पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो बच्चों ये प्रतिकर्षण तो करेंगे। तो प्रतिकर्षण के कारण इनके पास जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अब बच्चों आपको अच्छी तरीके से पता है, आप सभी जानते हो कि जो हमारे पास में जो स्थितिज ऊर्जा यू होती है वो Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होती है, D। दोनों के बीच की दूरी में D मान लू या मैं R मान लू, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है ना। मैंने D मान ली। आपको पता है Q1 पहले नाभिक पर मैंने आवेश मान लिया Q1, Q2 क्या है, दूसरे नाभिक पर आवेश मान लिया। आपको पता है यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों क्या है, इक्वल है। ये बात भी यहाँ पर थोड़ा याद रखना कि Q1 इक्वल क्या है, Q2 है। दोनों पर प्रोटॉन कितने हैं, 13 है। आपको पता है नाभिक पर आवेश कैसे ज्ञात करते हैं, प्लस ZE। तो Z का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब ये यहाँ पर 13 हो गए, मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो ये तो क्या हो गई, 13 हो गए। इंटू E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो गया। तो देखो बच्चों यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान 13 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 13 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और अपॉन डी का मान क्या आ गया बच्चों हमारे पास में, ये आ गया 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ गया, 15। अब बच्चों इसको हम सोल्व कर लेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। देखो अब सोल्व कैसे करेंगे, आपको पता है यहां पर भी एक संख्या छोड़ करके दशमलव है, यहां पर भी एक संख्या छोड़कर दशमलव है। तो क्यों नहीं मैं इसका दशमलव हटा देता हूं। और यहां पर देखो 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 38, और यहाँ पर 10 की पावर 9 किसके हैं, प्लस के हैं। तो क्यों नहीं मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 29। 13 इंटू 13 यहाँ पर कितने हो गए, 169 हो गए, ठीक है। और 1.6 है, यहाँ पर 7.2 है। दोनों एक संख्या छोड़ के दशमलव है, तो मैं इसको ऐसे कैसे इसकी दशमलव हटा देता हूं, नीचे इसको बेहतर कर देता हूं, और नीचे 10 की पावर 15 है, इस 10 की पावर 15 पे 1 मिनट में ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है ना। वैसे ही देखो R से कैंसिल कर दे, 8 दूनी 16 और 8 नाम 72, और यहाँ 9 से 9 ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पर बचेगा, वो क्या बचने वाला है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो 1.6 और है बच्चों, थोड़ा सा ये भी याद रखना होगा, 1.6 और है, ठीक है ना। तो 1.6 को पहले तो 169 इंटू 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, और देखो बच्चों 10 की पावर माइनस 29 है, यहाँ पर 10 की पावर क्या है, 15 है। तो ऊपर जाएंगे तो मेरे पास में प्लस की 15 हो जाएंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा बच्चों, ये मेरे पास बचेगा 10 की पावर माइनस 14, ये बच जाएगा। और नीचे बाकी सारा खत्म है। और बच्चों स्थितिज ऊर्जा किस में आएगी बच्चों, मेरे पास में जूल में आएगी। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों मेरे पास कितना आएगा, देखो 100 में 69 को 3.2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 8 6 दूनी 12, 1 3 और 2 अरे 3, ठीक है। इंटू 9 3 27 असल भाई 2 6 3 18 20 2 और 3 5, ये मेरे पास 8 3 4 5,
ये मेरे पास आ गया 540.8 540.8 इंटू 10⁻⁻14 जूल। बच्चों ये मेरे पास में जूल में आई है। किस में आई है बच्चों? मेरे पास ये जूल में आई है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहूं तो मैं इसको किससे डिवाइडेड कर दूंगा बच्चों? ये किससे कर दूंगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइडेड कर दूंगा तो ऊर्जा मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेना। आप सोल्व कैसे कर सकते हो? आप देखो यहां पर भी वही बात आ गई, हटा दिया मैंने। तो देखो यहां पर भाग देके देखो, अगर मैं 54 में 16 का भाग देता हूं तो 16 थी 48, बच गए कितने? 6 और यहाँ 0 उतार ली। फिर वही कितना आ गया? 16 थी 48, बच गए कितने? 12 और मैंने 8 उतार लिए। 16 अंठा क्या होता है? 128 होते हैं। इंटू 10⁻19 से ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की पावर क्या बच जाएगी? 5। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 33.8 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 को बच्चों में क्या कह सकता हूं? मेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों आप इनमें से चाहे तो जूल के अंदर आंसर, ये हमारे पास में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर, ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अंदर आंसर हो गए। ठीक है ना? तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों? आंसर हो गए। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। नोट्स की आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है ना? आने वाले वीडियो लेक्चर में हम नाभिक के आयतन और नाभिक के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे। बच्चों ये बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हमारे एग्जाम में डायरेक्टली इनसे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल ही चैप्टर है। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को क्या करें? शेयर करें। धन्यवाद।